कर ली थी किसकी, हमने बात कर ली थी करंट डेंसिटी की। करंट डेंसिटी क्या था आपके पास में कि पर यूनिट एरिया आपके पास में कितना, आपके पास पर यूनिट एरिया आपके पास में कितना जो है वो करंट चार्ज पार्टिकल्स आपके पास में मूव कर रहा है। दैट वाज योर करंट डेंसिटी। अब बात करते हैं ओम्स लॉ की। देखो ओम्स लॉ आप पहले भी पढ़ चुके हो। ओम्स लॉ क्या होता है आपके पास में, 8th क्लास में पढ़ा था। कहता है इट स्टेट्स दैट द करंट I flowing, the current I क्या कहता है, it states that the current I flowing through the conductor is always क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, is always directly proportional to the potential difference across the ends of a conductor potential difference across the ends of the conductor with the physical conditions remaining same। क्या कह रहा है आपके पास में कि जो करंट आई है आपके पास में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। कब, जब कहता है भाई आपके पास में जितने भी फिजिकल कंडीशंस है। व्हाट यू मीन बाय फिजिकल कंडीशंस, भाई हम फिजिकल कंडीशंस को जब हम बोलते हैं मतलब हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर की, प्रेशर की, जो स्ट्रेन है आपके पास में मैकेनिकल स्ट्रेन है, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है जो मटेरियल पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे डिपेंड कर रही है। भाई हमारे पास में कहता है कि जब ये आपके पास में फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती है आपके पास में, ये सारी की सारी फिजिकल कंडीशंस क्या रहती है आपके पास में, सेम रहती है। फिजिकल कंडीशंस क्या रह रही है, सेम रह रही है हमारे पास में। तो कहता है भाई आपके पास में दैट इज करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या हम लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। क्या लिख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, V इक्वल्स टू I R। क्या आ जाएगा, V इक्वल्स टू I R, जहाँ पे R क्या होता है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। I क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, भाई रेजिस्टेंस डिपेंड करता है मटेरियल पे। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे। रेजिस्टेंस किस पे, इंसुलेटर है तो रेजिस्टेंस अलग होगा, एंड इट्स सेमीकंडक्टर तो आपका रेजिस्टेंस अलग होगा। यस और नो, हाँ या ना। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, भाई रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किस पे, लेंथ। जो कंडक्टर है उसकी लेंथ क्या है, शेप, जो आपका कंडक्टर है उसकी शेप क्या है आपके पास में, एंड नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। भाई क्या है आपके पास में, वो हमारा मेटल है, नॉन मेटल है, एलॉय है, सेमीकंडक्टर है, क्या है, इस पे डिपेंड करेगा आपके पास, राइट। यस और नो। एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, नाउ R is independent of what, it is independent of V and I। R किसका इंडिपेंडेंट है भाई, R V और I का इंडिपेंडेंट होता है आपके पास। V और I आपस में डिपेंड करते हैं, करंट डिपेंड करेगा पोटेंशियल डिफरेंस पे, पर R नहीं डिपेंड करेगा करंट पे या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ऐसा आपके पास ओबे कर रहा है कोई कंडक्टर तो वो ओम्स लॉ को भी ओबे करेगा। क्या करेगा, ओम्स लॉ को भी ओबे करेगा हमारे पास। समझ में आई बात। एंड इफ दैट इज ओबेइंग ओम्स लॉ तो हमारे पास क्या आया, दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। क्या आया आपके पास में, दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो अगर मैं इसी चीज को ग्राफिकली बताऊं, मैं इसी चीज को ग्राफिकली बता रही हूँ, दैट इज VI ग्राफ बनाना चाह रही हूँ। इफ
if I want to draw VI graph, इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है आपके पास में दैट V में जितना चेंज आएगा, वोल्टेज में जितना ही चेंज आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस में जितना चेंज आएगा, उतना ही आपका करंट में चेंज आएगा। यस और नो? इसमें जितना चेंज आएगा उतना ही आपके पास में किस में चेंज आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आएगा। मान लो आपके पास दोनों जो है वो इनिशियली 0। नाउ इफ दिस बिकम्स 1, ये भी 1 हो गया, दिस बिकम्स 2, ट्वाइस वाला, ये भी ट्वाइस हो गया, ट्वाइस वाला भी ट्वाइस हो गया। दैट मींस इसका ग्राफ कैसा आएगा? इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। क्या आएगा आपके पास में? दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन आपके पास, राइट? आज के लिए सेम। सो अब बात क्या करते, देखो हमारे पास आया क्या? रेजिस्टेंस आया। क्या आया आपके पास में? रेजिस्टेंस। हमने देखा कि ओम्स लॉ है V इक्वल्स टू IR, जिसमें R आपके पास में क्या था? रेजिस्टेंस, और एक तरह से वहां पे क्या है आपके पास? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या है आपके पास में? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो भाई V इक्वल्स टू क्या था? IR। अगर मैं यहाँ से R निकालूं तो R क्या आ जाएगा? V by I। R क्या आ जाएगा आपके पास में? V by I। तो ये आपके पास है क्या? इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of potential difference applied across the conductor। जो भी potential difference अप्लाई हो रहा है आपके पास में, उसका ratio to the current flowing through it across the ends of the conductor, the ends of the conductor to the current flowing through। V by I है ना, V potential difference applied across the ends of the conductor, across the ends of the conductor to the current flowing through। भाई फॉर्मूला की डेफिनेशन बना रहे हैं, समझ में आ रही है बात? भाई फॉर्मूला ही डेफिनेशन बना रहे हैं। अब फॉर्मूला तो क्या है कि जब आप बार बार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूले याद हो जाएंगे आपको। यस और नो? बार बार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे, और उसी से डेफिनेशन बनाना सीखो, तो आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो क्या आ गया आपके पास में? आपके पास आया V by I। R क्या आ गया आपके पास में? V by I। और SI यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ से? SI यूनिट इज ओम। SI यूनिट क्या है आपके पास में? ओम्स लॉ से ओम्स कांस्टेंट है आपके पास में, तो क्या है आपके पास? SI यूनिट ओम। किससे डिनोट करते हैं? ये सिंबल है आपके पास में ओम का। यस और नो? अगेन बाय फॉर्मूला देखो, तो व्हाट विल बी 1 ओम। 1 ओम क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट 1 वोल्ट, करंट की यूनिट 1 एम्पीयर, करंट की यूनिट 1 एम्पीयर आपके पास में। तो क्या आ गया आपके पास में? दैट 1 ओम इज इक्वल्स टू व्हाट? 1 वोल्ट पर 1 एम्पीयर। 1 ओम पर 1 एम्पीयर आपके पास में। दैट मींस आपके पास 1 ओम रेजिस्टेंस कब होगा? 1 ओम रेजिस्टेंस तब होगा जब 1 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है आपके पास में, जब पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है? 1 वोल्ट। So what is 1 ohm resistance? 1 ohm resistance is the resistance offered by the conductor। कौन कर रहा है? कंडक्टर कर रहा है। कौन कर रहा है? Offered by the conductor when 1 ampere current 1 ampere current flows। कहाँ फ्लो हो रहा है? Across the ends of the conductor। कहाँ फ्लो हो रहा है? Across the ends of the conductor। When 1 ampere current flows across the ends of the conductor, across the ends of the conductor। और ये कब फ्लो होगा आपके पास में? जब पोटेंशियल क्या है? when 1 volt potential difference is applied
समझ में आई बात? अगेन बाय डेफिनेशन अगर तुम समझ के करोगे तो तुम्हें रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ गई बात? लिख लो, फटाफट लिख लो। एक चीज खा गया तुम डायमेंशन फॉर्मूला। भाई हमें किसका निकालना है? आर का डायमेंशन फॉर्मूला किसका निकालना है? सॉरी, आर क्या है आपके पास? V इक्वल्स टू आई आर, तो आर क्या है? V बाय आई। आर क्या है? V बाय आई आपके पास में। और V क्या होता है आपके पास में? वर्क डन अपॉन चार्ज। V क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज। तो W बाय QI लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? W बाय QI लिख सकते हैं। अगेन I क्या है? करंट। करंट क्या है? रेट ऑफ चार्ज फ्लोइंग। करंट क्या है आपके पास में? रेट ऑफ चार्ज फ्लोइंग आपके पास में। तो ये क्या आ जाएगा? W अपॉन Q, और यहाँ पे U पर चला जाएगा T। Q बाई T होता है ना आपके पास में, तो ये आपके पास में क्या चला गया? ऊपर चला गया। और सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखो, फॉर्मूले को सिंपल बना लो सबसे पहले। अब वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम अपॉन में आ गया Q स्क्वायर। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम अपॉन में आ गया Q स्क्वायर। अब अगर तुम्हें याद है, जैसे अगर मान लो यहाँ ही वर्क डन का डायमेंशन याद होगा, नहीं याद है, तुमने और इसको छोटा बना दिया, अब कर दो फिर से। याद है वहां लिख दो। मैं तुम्हें बेसिक वाला भी करा रही हूँ ताकि कोई भूल गया तो कोई याद कर लो। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आ गया, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है? कितना जाएंगे नीचे तक? याद है डायमेंशन? चलो फटाफट कर लेते हैं। मास का हो गया m, एक्सेलरेशन क्या क्या होगा? डेल टी माइनस 2 क्या हो जाएगा? डेल टी माइनस 2। s का क्या हो जाएगा? टू आपके पास। फिर s क्या था आपके पास में? डिस्प्लेसमेंट, अगेन l आ जाएगा। टाइम क्या आपके पास में? और चार्ज का क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है आपके पास में? एम्पियर, सॉरी कूलम। फिर हमने चेंज नहीं करना चाहिए। क्या? यहाँ से कंफ्यूजन है ना, इसको हटा। हम यहीं से लिख लें, तेरी कंफ्यूजन ही होगा। यहाँ से लिख सकते हैं। वर्क डन की यूनिट याद, वर्क डन का डायमेंशन याद है? क्या होता है? m l टू t माइनस, ठीक है। अब q है आपके पास, यहाँ से q क्या है? i t। q क्या है? i t। i को चेंज करने को दिक्कत हो गई है ना, i को नहीं चेंज करते हमारे पास में i t। तो ये हो जाएगा आपके पास में i t इंटू i। अब डायमेंशन लिख लूंगा, डायमेंशन लिखा ही ना वहाँ पे मैंने, फिर कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? आई का क्या होता है? एम्पियर, तो ए स्क्वायर, और टाइम का क्या हो जाएगा? टी। इसको ऊपर ले जाओ, तो एम एल स्क्वायर टी कितना हो जाएगा? माइनस टू माइनस वन माइनस 3 ए माइनस, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, इसीलिए तो एक स्टेप लिख रही हूँ। डायरेक्ट लिखोगे फिर कंफ्यूज हो जाएगा। एम्पियरिस्ट हमारे पास में जो स्टैंडर्ड है जिसके टर्म्स में हम बताते हैं, डिराइव्ड यूनिट नहीं यूज करनी है हमें यहाँ पे। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया आपके पास में डायमेंशन फॉर्मूला। भाई क्या आया हमारे पास में? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला। भाई डायमेंशन फॉर्मूला आ गया आपके पास में, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ आर इज ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 2। ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 2। क्लियर? अब आपके पास में r किस किस पे डिपेंड करता है? हमने डिस्कस कर लिया किस पे डिपेंड करता है।
कैसे डिपेंड करता है भाई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। साथ ही किस पर डिपेंड करता है? शेप पे। क्यों? शेप क्या है आपके पास में? उसका एरिया चेंज कर देती है आपके पास, तो ये एरिया पे डिपेंड करता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि हम बार बार जब कर रहे हैं हम क्या कह रहे हैं कि भाई आपके पास अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, मतलब जो उसका एरिया है उसकी बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एरिया की बात कर रहे हैं। तो दिस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। क्या आ जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। कंबाइन करा तो क्या आया? आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए। ये हमने केमिस्ट्री में किया था लास्ट क्लास में। क्या आ गया? आर इक्वल्स टू रो एल बाय ए। क्या आ गया? आर इक्वल्स टू रो एल बाय ए। नाउ व्हाट इज रो हियर? यहाँ पे रो क्या आपके पास में? हाँ, कंफ्यूज क्यों आते इतनी जल्दी तुम? भाई रो होता है आपके पास में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जो कि यहाँ पे क्या है? रेजिस्टिविटी। क्या है आपके पास में? रेजिस्टिविटी। और इसका दूसरा नाम क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या है दूसरा नाम? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका दूसरा नाम है आपके पास में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमारे पास में। अब ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है बेटा? समझ लो। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है आपके पास में? नाउ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन रो। आपके पास में डिपेंड करता है किस पे? सबसे पहले तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है जिसके कारण आपके पास में सब्सटेंस रेजिस्टेंस को ऑफर कर रहा है। क्या ये प्रॉपर्टी है जिसके कारण सब्सटेंस जो है वो रेजिस्टेंस को ऑफर कर रहा है? तो ये डिपेंड करता है आपके पास में नेचर ऑफ मटेरियल पे। दूसरा ये डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर पे। किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर पे, कि भाई हमारा जो कंडक्टर हमारे पास इसमें यूज हो रहा है उसका टेम्परेचर क्या है। भाई टेम्परेचर राइज होगा तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी आपके पास में? चेंज हो जाएगी। अब कैसे चेंज होती है हमें वो करना है। हमने बस इतना समझा है कि टेम्परेचर आपके पास में राइज हुआ तो चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी, किस रेशो से चेंज होगी, और वो चेंज वैल्यू क्या कैसे निकालेंगे, वो चीज हमें करनी है। चलिए, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं और हम टेम्परेचर को किस तरह से जो है वो मेजर करेंगे। नाउ दिस इज समथिंग जो आप थोड़ा सा नया पढ़ेंगे हमारे पास। इससे पहले का क्या था? जो सारा का सारा आपने पहले भी पढ़ा होगा, राइट? अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। किस पे? रेजिस्टेंस। ऑब्वियसली इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पे होगा तो ऑब्वियसली रेजिस्टिविटी पे भी फर्क पड़ेगा आपके पास, है कि नहीं? रेजिस्टेंस पे होगा तो रेजिस्टिविटी पे भी आपके पास में क्या होगा? फर्क पड़ेगा आपके पास में। मान लेते हैं हमारे पास में कि भाई आपके पास में टी टेम्परेचर पे डेरिवेशन एनी टेबल्स में रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस। या आपके पास में कोई मेटेलिक कंडक्टर है। क्या है आपके पास में? यू हैव अ मेटेलिक कंडक्टर। उसका जो रेजिस्टेंस है आपके पास में एट टी डिग्री सेल्सियस हमारे पास में, दैट इज आर टी इक्वल्स टू आर नॉट ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। आर टी इक्वल्स टू आर नॉट ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। क्या हो गया? इसको देख के ऐसा क्या हो गया? बता रही हूँ ना, एक चीज बता रही हूँ। सबसे पहले बताओ व्हाट इज आर नॉट? रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। हम टेम्परेचर के साथ चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर के साथ चेंज कर रहे हैं। इनिशियली जब आपके पास टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तब रेजिस्टेंस क्या है आपके पास? ठीक है। एंड हियर अल्फा एंड बीटा आर टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अल्फा बीटा क्या है आपके पास में? These are temperature coefficients। ये आपके पास में टेम्परेचर के कोफिशिएंट्स है हमारे पास। समझ में आ गई बात? टी टेम्परेचर जैसे 0 डिग्री, वो भी टी वही टेम्परेचर है। टी डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है ना, तो वो टेम्परेचर है आपके पास। 0 डिग्री सेल्सियस बोला, मान लो 20 डिग्री सेल्सियस की जब आपने करंट पास किया, हमें पता है जब करंट जो है वो किसी चीज में फ्लो होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के कारण।
हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस हुई तो टेम्परेचर चेंज होगा आपके पास में, तो टेम्परेचर राइज होके कहीं पहुंच गया टी पे, टेम्परेचर क्या हुआ आपके पास में, राइज होके कहाँ पहुंच गया टी पे, बट टी इज नॉट वेरी हाई वैल्यू, नॉट वेरी हाई वैल्यू 20, 30, 25, तो ये आपके पास में सफिशिएंटली जो है वो नॉर्मल वैल्यू, इट्स नॉट अ वेरी हाई वैल्यू आपके पास में। तो अगर हम प्रैक्टिकल केसेस की बात करें आपके पास में, अगर हम प्रैक्टिकल केसेस की बात करें तो अगर बहुत ही माइन्यूट टेम्परेचर चेंज आया, लाइक मान लो 1 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस, तो प्रैक्टिकली उतने टेम्परेचर में हम इसको जो है वो रेजिस्टेंस के चेंज को मेजर नहीं कर पाते, इट नीड अ सफिशिएंट लार्ज वैल्यू जिसपे कि आप इसको जो है वो मेजर कर सकते हो। समझ में आ रही है बात, हाँ या ना? और जब आपके पास में टी बहुत ज्यादा हाई वैल्यू नहीं है, टी इज नॉट सफिशिएंटली लार्ज वैल्यू, टी आपके पास में क्या है, एक बहुत ज्यादा जो है वो बड़ी वैल्यू नहीं है, तब हम क्या देख सकते हैं कि हमारे पास में रेजिस्टेंस क्या होगा, तब हम जो है वो, क्योंकि टी बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है, दैट मीन्स क्या होगा कि टी का जो स्क्वायर होगा वो एक छोटी वैल्यू हो जाएगा, यू कैन इग्नोर बीटा टी स्क्वायर आपके पास में, बिकॉज स्क्वायर में भी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी आपके पास में, तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी आर टी इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस आर टी इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी, आपके पास में ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो आर टी इक्वल्स टू आर नॉट प्लस आर नॉट एल्फा टी, क्या हो गया, आर नॉट एल्फा टी, हमें क्या निकालना है भाई, हमें निकालना है एल्फा, तो सिंप्लीफाई करो, जनरल अलजेब्रा लगाओ, अब आर नॉट को इस तरफ ले आए, ये हो गया आर नॉट एल्फा टी, क्या हो गया आर नॉट एल्फा टी आपके पास में, आर नॉट टी को इधर ले आते हैं, अल्फा उधर ही छोड़ते हैं, बिकॉज हमें अल्फा की वैल्यू नहीं पता है क्या है आपके पास में अल्फा, तो ये क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम आर नॉट, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट टी, क्या आ गई अल्फा की वैल्यू, आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट टी आपके पास में, दैट मीन्स व्हाट इज आर टी माइनस आर नॉट, आर टी जो न्यू आपके पास में रेजिस्टेंस आया, आर नॉट जो इनिशियल 0 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास में रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, आर टी माइनस आर नॉट मतलब क्या हो गया, चेंज इन रेजिस्टेंस, क्या हो गया आपके पास में चेंज इन रेजिस्टेंस, दैट मींस व्हाट इज अल्फा, दिस इज चेंज इन रेजिस्टेंस, ये क्या आपके पास में चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन, अपॉन में क्या है आपके पास में आर नॉट ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू टेम्परेचर राइज, जितना आपके पास टेम्परेचर राइज हुआ है, समझ में आ रही है बात, हाँ या ना? तो अगर मैं इस वैल्यू को डिफाइन करना चाहूँ, नाउ इफ आई वांट टू डिफाइन दिस वैल्यू, हम अल्फा को कैसे डिफाइन करेंगे, मैं सेम चीज कहती हूँ, डेफिनेशंस को रखो, जस्ट थिंक अंडरस्टैंड द डेफिनेशन, हाँ जी, तो अगर हम इसको डिफाइन करें, मैंने आपको डिफाइन कितनी बार बोला है, हम फॉर्मूले से डिफाइन करेंगे हमेशा, किससे डिफाइन करना है, फॉर्मूले से, तो अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, अल्फा क्या है आपके पास में, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन, कहता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज, कहता है जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है आपके पास में रेजिस्टेंस का, उसको हम डिफाइन करेंगे कैसे, क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस, क्या है आपके पास में चेंज इन रेजिस्टेंस आपके पास में, तो चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस, पर यूनिट ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस, जब भी आपके पास में अपॉन में आता है तो वो क्या होता है, पर यूनिट में चेंज होता है आपके पास में, तो पर यूनिट ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस, और साथ में क्या है टेम्परेचर आपके पास में, साथ में क्या है टेम्परेचर, पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस या केल्विन, अब ये डिपेंड करता है आपको टेम्परेचर किस में दिया है, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपको टेम्परेचर किस में दिया है, तो पर डिग्री सेल्सियस और केल्विन राइज इन टेम्परेचर,
जो फॉर्मूला है उसी को करते हैं, ठीक है, जो फॉर्मूला है उसी को डिफाइन कर रहे हैं आपके पास में। व्हाट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज द चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट of original resistance per unit of rise of temperature in degree or Celsius। समझ में आ गई बात? हाँ या ना? बात करें अगर आप मेटल्स की, किसकी बात करते हैं? मेटल्स की। सो फॉर मेटल्स, भाई हम बात करते हैं मेटल्स की, तो मेटल्स के लिए अल्फा क्या होता है हमेशा? क्यों भाई? आपके पास में मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, तो भाई वो आपके पास में ज्यादा से ज्यादा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, ज्यादा ज्यादा चार्ज पार्टिकल्स फ्लो करेंगे, तो इसलिए प्राइस आपको देखना पड़ेगा। क्या मिलेगा आपको? अल्फा पॉजिटिव मिलेगा आपके पास। क्या मिलेगा? पॉजिटिव। दैट मींस व्हाट? मेटल्स में क्या होगा? अगर आपके पास में टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो अल्फा में भी इंक्रीज देखने को मिलेगा, बिकॉज ये हमेशा क्या मिलेगा आपको? पॉजिटिव। क्या मिलेगा? पॉजिटिव। दैट मींस फॉर मेटल्स RT इज ऑलवेज ग्रेटर देन R0। यस और नो? मेटल्स के लिए RT क्या होगा? हमेशा बड़ा होगा R0 से। क्लियर? तो मेटल्स में क्या है आपके पास में? अल्फा क्या है? पॉजिटिव। मेटल्स के लिए अल्फा क्या है आपके पास में? पॉजिटिव। आपके पास में पॉजिटिव अल्फा मतलब रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट अगर आपके पास में पॉजिटिव है, दैट मींस व्हाट? अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है। बात करते हैं अगर हम सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, तो सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर में आपके पास अल्फा क्या होता है? नेगेटिव। अल्फा क्या होता है आपके पास में? नेगेटिव है, मतलब आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है आपके पास में? नेगेटिव है। कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हो गया आपके पास में? कि अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि भाई इसी को देखेंगे ना हम पॉजिटिव नेगेटिव साइड के लिए। इसी को देखो, ये चीज नेगेटिव कब होएगी? व्हेन RT इज लेस देन R0। यस और नो? तो इसमें क्या है कि रेजिस्टेंस क्या होगा? RT is less than R0। RT क्या है आपके पास में? साथ में कर लिया, चलिए बहुत अच्छी बात है। वाह, क्या कर रहा हूँ? मुझे पता है जब कोई मेरे को डिस्टर्ब करने आया है तो तुम्हारा काम होना चाहिए कि तुम लोग फटाफट इसको करो। तो सेमीकंडक्टर इंसुलेटर्स हो गए, इसके अलावा क्या आते हैं? इसके बाद आते हैं हमारे पास में अलॉयज। क्या आते हैं? अलॉयज। तो अब अगर आप अलॉयज के लिए देखें, डिजायरेबल प्रॉपर्टीज है, तो अलॉयज के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है? बहुत ही ज्यादा छोटी होती है, वेरी स्मॉल। अलॉयज के लिए इसकी वैल्यू क्या है? बहुत ही ज्यादा जो है वो आपके पास में छोटी होती है, बहुत स्मॉल होती है। और ये वैल्यू वेरी करेगी विद टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर में जैसे चेंज आएगा ये वैल्यू भी आपके पास में चेंज हो जाएगी, पर छोटी रहेगी, बहुत बड़ा इसमें चेंज नहीं आता है आपके पास। समझ में आ रही है बात? तो फॉर अलॉयज के लिए अगर हम बात करें, हमने कहा एवरी टेम्परेचर के लिए चेंज हो रही है आपके पास में। अगर टेम्परेचर में माइन्यूट चेंज आया तो इसमें भी आपके पास में माइन्यूट चेंज आएगा। तो आपके पास इसको वैल्यू को हम डिफाइन करते हैं चेंज इन टेम्परेचर के बेसिस पे। मान लो आपके पास टेम्परेचर में जो चेंज आया है, तो टेम्परेचर में चेंज आया T1 से T2। पहले टेम्परेचर T1 था, T2 हो गया। T1 पे रेजिस्टेंस R1 था, T2 पे रेजिस्टेंस क्या हो गया? R2 हो गया। रेजिस्टेंस क्या हो गया आपके पास में? R2 हो गया। देन व्हाट विल बी R अल्फा। अब देखो इसको उसी चीज से, कंसेप्ट से समझो, फॉर्मूले रटने वाली चीज नहीं है, कंसेप्ट से समझो क्या होता है। चेंज इन रेजिस्टेंस है ना, चेंज इन रेजिस्टेंस क्या होगा? R2 माइनस R1। क्या होगा? R2 माइनस R1 अपॉन में क्या होता है? पर यूनिट ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस। जो ओरिजिनल क्या है आपके पास? R1। और फिर क्या होता है? राइजिंग टेम्परेचर। राइजिंग टेम्परेचर कितना है? T2 माइनस, तो अल्फा क्या आ गया? फॉर अलॉयज आ गया आपके पास में R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1 आपके पास में। ठीक है, जहाँ पे R1 R2 क्या है? R1 आपके पास में टेम्परेचर है एट T1 डिग्री सेल्सियस और R2 टेम्परेचर है एट T2 डिग्री सेल्सियस। मैं बार बार सेल्सियस लिख रही हूँ, मतलब केल्विन में है तो यू हैव टू चेंज दैट इन सेल्सियस। सेल्सियस। समझ में आ गई बात? पक्का वाली? अब देखो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है।
टेम्परेचर चेंज हो रहा है, रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज द टेंडेंसी ऑफ ऑपोजिंग द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स आपके पास में। दैट मींस जो आपके पास चार्ज पार्टिकल्स है, चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास, उनके फ्लो में चेंज आ रहा है। यस और नो? इसका मतलब यही हुआ भाई आपके पास में कि उनके फ्लो में चेंज आ रहा है आपके पास में। नाउ ये जो फ्लो में चेंज आ रहा है आपके पास में, ये चेंज किस तरीके से आ रहा है उसको समझना है हमें। पता है कि भाई जब आप कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो कंडक्टर के अंदर आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। कंडक्टर में क्या है आपके पास में? इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं हमारे पास में, एंड दीस इलेक्ट्रॉन्स मूव विद अ सर्टेन वेलोसिटी। कोई भी सब चीज जब मूव कर रही है तो अपनी कुछ एक वेलोसिटी से मूव कर रही है, और ये कब मूव करते हैं? जब एक ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इनके पास दिया गया आपको, आपने इनको एक इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये मेरे पास एक कंडक्टर है, मैंने इसको एक बैटरी वोल्टेज से कनेक्ट किया, पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे? पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव? इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे? पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव। राइट लेफ्ट की सोच के बताओ। मान लो लेंथ ऑफ कंडक्टर इज एल। लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या है? एल। आपके इस पे जो है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। आपके पास इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास में कि जब आपने किसी चार्ज पार्टिकल को एक फील्ड में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, दैट मींस इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड याद करो क्या था? F by Q। इसके लिए क्या हो जाएगा? F by E। नाउ व्हाट विल बी फोर्स? E into E। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका डायरेक्शन क्या होगा? फोर्स का डायरेक्शन इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑपोजिट टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑपोजिट होगा भाई। मोशन किस तरफ हो रहा है? ऑपोजिट हो रहा है। मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उन पे फोर्स एक अप्लाई हो रहा है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ऑफ E इनटू E। लिख सकते हैं हम इसको? यस और नो? क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ E इनटू E लिख सकते हैं आप? हाँ कि ना? अब इस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और वो मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी में भी चेंज आएगा। क्या सॉफ्ट कॉर्नर इज लाइक, मतलब जब आप किसी की गलती को भी इग्नोर कर सकते हो, दैट्स अ सॉफ्ट। ठीक है, अब क्या होगा आपके पास में कि भाई इस फोर्स के कारण हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन आपके पास ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, F माइनस E इंटू E, जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इसके कारण आपके पास में जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी में जो है वो एक चेंज आ रहा है। हाँ कि ना? उसकी वेलोसिटी में जो है वो एक चेंज आ रहा है हमारे पास में। Now, if there is a change in velocity, that means the electron is accelerate. इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? एक्सिलरेट कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्सिलरेट कर रहा है। तो एक्सिलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा? ये चीज हर एक इलेक्ट्रॉन सेम है, यूनिफॉर्म फील्ड है, तो एक्सिलेशन हर एक जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो सेम होगा। नाउ व्हाट इज एक्सिलरेशन? एक्सिलरेशन होता है आपका F अपॉन m। गॉड ब्लेस। न्यूटन सेकंड लॉ से किया हुआ था ना? क्या होता है? F इक्वल्स टू mg होता है ना आपके पास में। g क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। F इक्वल्स टू ma न्यूटन सेकंड लॉ से। तो a क्या आ जाएगा? F अपॉन m। क्या आ जाएगा? F अपॉन m। मतलब अगर मैं इसके लिए निकालूं तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? माइनस F कितना? e अपॉन m। यही हो जाएगा माइनस ऑफ e इनटू m। कोशिश करूंगी आज चेक करके देखूं, मैं अपलोड कर दूं, मतलब तेरे को ऐड करके भेज दूंगी। फिर कोई डाउट फिर भी रहे ना तो कल आ जाइए।
टाइम ले लो बस मेरे से। तो एक्सलेशन क्या हो जाएगा आपके पास से, माइनस ई इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन एम आपके पास में। एम इज व्हाट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम क्या है आपके पास में, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इस अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सेलरेट कर रहे हैं। वो एक्सेलरेट कर रहे हैं तो वो एक वेलोसिटी को एक्वायर कर रहे हैं। और वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑब्वियसली जिस डायरेक्शन में फोर्स है दैट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वेलोसिटी क्या होगी, दैट विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? यस और नो? इसके साथ ही जो आपके पास थर्मल वेलोसिटी, राइज इन टेम्परेचर के कारण जो वेलोसिटी अटेन हो रही है, वो एक वेलोसिटी भी उनके पास में अटेन हो रही है। हाँ या ना? वो एक वेलोसिटी भी अटेन हो रही है। मतलब अगर मैं किसी भी इसमें इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉन है, उस इवन इलेक्ट्रॉन की एक तो वेलोसिटी है u1, दिस इज द थर्मल वेलोसिटी। ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपके पास में थर्मल वेलोसिटी। क्या कहलाएगी, थर्मल वेलोसिटी आपके पास में। एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम ले लो t1, क्या आ गया, टाइम आ गया t1। तो कुछ टाइम के साथ में उसमें एक्सेलरेशन भी आ रहा है। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी इस पार्टिकल की हो जाएगी, इस इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी, क्या हो जाएगी, u1 प्लस at। नेट वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, v1 इक्वल्स टू u1 प्लस at1। हाँ है ना? ऐसे ही सेकंड इलेक्ट्रॉन v2 इक्वल्स टू u2 प्लस at एंड सो ऑन फॉर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा आपके पास। हाँ है ना? तो अगर, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स का मास सेम है, सभी इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास यूनिफॉर्म है, थ्रू आउट सेम है आपके पास में, तो हम एज अ होल बताएं आपके पास में, तो हम वेलोसिटी का क्या निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। कि पूरे उस टाइम पीरियड के दौरान उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगी, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी v1 प्लस v2 अप टू vn अपॉन एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जितनी वेलोसिटीज है अपॉन n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स आपके पास जितने हैं। हाँ या ना? वैल्यूज को अगर मैं पुट कर दूं तो ये क्या बच जाएगा, u1 प्लस a u2 प्लस a so on up to un plus a tn whole upon, यही हो जाएगा आपके पास में u1 plus u2 up to un अलग अलग ले लेते हैं whole upon n प्लस, इसमें देखो एक्सेलेरेशन थ्रू आउट सेम, एक्सेलेरेशन क्या है आपके पास में, थ्रू आउट सेम। तो मैं लिख सकती हूँ a ब्रैकेट t1 plus t2 up to tn whole upon, मैं इसको ये लिख सकती हूँ, यस और नो? मैं ये लिख सकती हूँ। अब देखो हमें पता है कि जो आपके पास में थर्मल वेलोसिटी है दैट्स ऑलमोस्ट वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल है आपके पास, वो क्या होगा आपके पास में, नेग्लिजिबल होगा। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, हमें पता है कि भाई आपके पास में क्या आ जाएगा, u1 प्लस ये आपका जो पार्ट u1 प्लस u2 अप टू un अपॉन, या और भी छोटी वैल्यू हो जाएगी दैट कैन बी ऑलमोस्ट जीरो। मतलब जो उसकी थर्मल वेलोसिटीज है आपके पास दैट राइज इन टेम्परेचर के कारण जो आ रही वो हो जाएंगी क्या आपके पास, जीरो। ठीक है? और यहाँ पे जो आपके पास एक्सप्रेशन है t1 प्लस t2 प्लस 2 अपॉन t, इसे कहते हैं हम टाइम ऑफ इलैप्स। मतलब वो टाइम जितने में आपके पास में इलेक्ट्रॉन अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, ये क्या है, वो टाइम जितने में आपके पास में इलेक्ट्रॉन अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, ये क्या कहलाएगा आपके पास में, टाइम ऑफ इलैप्स, या इसे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एवरेज रिलैक्सेशन। दिस इज डिनोटेड बाय, ये इसका सिंबल है, ये इसका सिंबल है आपके पास में, इलैप्स टाइम।
ठीक है, ये आपके पास में इसका सिंबल है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का। डोंट टेल दिस टॉ, इसको टॉ मत बोल दो, मुझे पता था वही बोलने वाला है इसलिए नहीं बोला। इसकी वैल्यू कितनी होती है आपके पास में? इसकी वैल्यू होती है आपके पास में 10 टू द पावर -14 सेकेंड्स। कितनी होती है इसकी वैल्यू? 10 टू द पावर -14 सेकेंड्स आपके पास में। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखते हुए आपके पास में एवरेज वेलोसिटी को बताएं, तो हम क्या करेंगे कि भाई एवरेज वेलोसिटी क्या है? भाई थर्मल वेलोसिटी हो गई 0, थर्मल वेलोसिटी क्या हो गई 0। ये क्या हो जाएगा? a इनटू टाइम ऑफ इलैप्स या रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे आपके पास में। एंड दिस एवरेज वेलोसिटी इज व्हाट? दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको डिनोट करते हैं vd से। किससे डिनोट करते हैं? vd से। एंड दिस vd विल बी इक्वल टू व्हाट? a into relaxation time, a into relaxation time, and what was a? Acceleration। ये था आपके पास में माइनस e अपॉन m into relaxation time। हाँ या ना आपके पास में? ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? ये नेगेटिव साइन अगेन आपको शो कर रहा है कि भाई आपके पास जो डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ। मतलब मैं मैग्नीट्यूड वाइज लिखूं तो मैं क्या लिख सकती हूँ? मैं इसको लिख सकती हूँ vd इक्वल्स टू e इनटू रिलैक्सेशन टाइम अपॉन m आपके पास। समझ में आ गई बात? ये चीज लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से अगर हम डेफिनेशन को देखें, मैं बार बार डेफिनेशन फॉर्मूले से ही बताती हूँ आपके पास। तो डेफिनेशन क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या थी? एवरेज वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है आपके पास में? एवरेज वेलोसिटी आपके पास में। और किसकी एवरेज वेलोसिटी? जब आपके पास में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। और कब डायरेक्शन को चेंज कर रहा है? भाई जब आपके पास में उसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही है। तो व्हाट इज vd? It is the average velocity with which the electron gets drifted in a conductor under the influence of an electric field। भाई किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जो आपके पास में इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहा है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है कंडक्टर में, दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहते हैं उसे हम? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ में आ गई बात? पक्का वाली। और यहाँ से आप इसको भी निकाल सकते हैं, ये यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। पहले नेक्स्ट कंसेप्ट इसका ड्रिफ्ट का ही है, बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है बड़ा सिंपल सा, ओम्स लॉ पे बेस्ड आपके पास में कहता है, ये कहता है कि भाई जो पोटेंशियल आपके पास है, a potential difference of 3 volt is applied across a conductor through which 5 ampere of current is flowing। भाई कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है आपके पास में? 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। मतलब आई कितना दिया है? हाँ सॉरी, गॉड ब्लेस यू। पोटेंशियल कितना दिया है? 3 वोल्ट। पोटेंशियल कितना दिया है? 3 वोल्ट। कहता है भाई रेजिस्टेंस निकाल दो। क्या निकालना है? रेजिस्टेंस। क्या होता है? R इक्वल्स टू V by I 3 by 5 0.6 कितना आ गया? 0.6। नेक्स्ट कहता है a negligible small current is passed through a wire of length 15 cm। कितनी लेंथ है वायर की?
15 सेंटीमीटर। इससे कहता है कि हम एक नेग्लिजिबल स्मॉल करंट आपके पास में पास कर रहे हैं। भाई लेंथ दे रखी है कितनी, 15 कर दिया था, 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर दिया मीटर दिया, सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली पहले इसको मीटर में चेंज करो, क्या हो जाएगा 0.15। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया आपके पास 6 × 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ कितना दिया है 6 × 10⁻⁻⁷ मीटर स्क्वायर एंड इट्स रेजिस्टेंस is measured to be 5 ohm। रेजिस्टेंस R कितना है 5 ohm। R कितना है 5 ohm। कहता है व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट द टेंपरेचर। इस टेंपरेचर पे रेजिस्टिविटी कितनी। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी इज RA/L। रेजिस्टिविटी क्या है RA/L आपके पास में, क्योंकि इस टेंपरेचर पे बोला है हमारे पास में अगर देयर इज नो चेंज इन टेंपरेचर तो हम टेंपरेचर कोएफिशिएंट वाला लगाएंगे ही नहीं आपके पास में। टेंपरेचर कोएफिशिएंट की जब बात होगी ना आपके पास में, तब आपको टेंपरेचर कोएफिशिएंट दिया जाएगा। अगर टेंपरेचर कोएफिशिएंट नहीं दिया है तो टेंपरेचर दिया हुआ है, बाकी सब डाटा दे रखा है, कहता है कि टेंपरेचर कोएफिशिएंट निकालो आपके पास। समझ में आ रही है बात। तो आपके पास में जस्ट वैल्यूज को पुट करना है, आप आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सिल्वर वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.1। कितना है 2.1 at 27.5 डिग्री सेल्सियस। कब है 27.5 डिग्री सेल्सियस and a resistance of 27 ohm at 100 डिग्री सेल्सियस। कितने पे at 100 डिग्री सेल्सियस। दो टेम्परेचर दे दिए, अलॉय वाली बात आ जाएगी सिल्वर के लिए आपके पास में। T1 कितना है 27.5, T2 कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, T2 कितना है आपके पास में 100 डिग्री सेल्सियस। R1 क्या हो जाएगा आपके पास में, R1 मतलब टेम्परेचर 27.5 पे कितना रेजिस्टेंस है, कितना है 2.1 और R2 हो जाएगा भाई 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 पे कितना है 2.7 ओम। कितना है 2.7 ओम आपके पास में। तो व्हाट विल बी अल्फा, अल्फा क्या होगा R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T। क्या करना है, सिंपल वैल्यूज को पुट कर देना, नथिंग एल्स। फटाफट वैल्यूज को पुट करेंगे, आंसर निकाल लेना है। बस वही है कि फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई कौन सा निकालना है आपके पास में। ठीक है, हाँ या ना। ऐसे अब देखो आपके पास में क्या कहता है, estimate the average drift velocity of conduction of electrons in copper wire of cross section of this area दे रखा है, carrying amount of current this, assume the density of conduction of electrons as this। अच्छा डेंसिटी का फॉर्मूला हमने किया है, अभी तो टाइम के साथ कराया है ना, रिलैक्सेशन टाइम के साथ कराया है, डेंसिटी के साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी कराई नहीं है। चलो ये क्वेश्चन एक साथ